फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है हमारा वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। उसको समझने से पहले हम लोगों को ऑपरेटिंग साइकिल समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है और क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल में, इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम ऑपरेटिंग साइकिल में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सोचो एक बॉल है, बॉल ए के पास एक 4 दोस्त आपस में खेल रहे हैं। ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। ठीक है, ये 4 फ्रेंड्स हैं, आपस में बॉल पास करके खेल रहे हैं। मान लो ए ने पहले बॉल पास किया बी को, तो बी ने फिर पास किया सी को, सी ने फिर बॉल पास किया डी को, और डी ने फिर पास किया ए को। तो एक बॉल जब पास करते हैं, मान लो ए ने जो बॉल बी को पास किया, बी अपने पास वो बॉल 5 मिनट होल्ड करके रखा। ठीक है, फिर बी ने उस बॉल को सी को पास किया और सी ने उसको 10 मिनट होल्ड करके रखा। फिर सी ने जब डी को बॉल पास किया तो डी ने उसको 15 मिनट अपने पास होल्ड करके फिर ए को वापस कर दिया। तो सोचो ए ने जो बॉल पास किया था बी को, तो वापस वही बॉल ए के पास कितने टाइम में आ गया? तो ये 5 मिनट प्लस 10 15 प्लस 15 मतलब 30 मिनट के बाद ए के पास वापस और बॉल घूम के आया। इसी को हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। मतलब एक चीज़ जो हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी, क्या चीज़ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं? कैश। जब हम कैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वापस वही कैश कितने दिन में वापस हमारे पास आ जाता है, इसको हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि हमको रॉ मटेरियल परचेज़ करनी होती है, फिर रॉ मटेरियल से हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं, और बेचने के बाद जो पैसा कलेक्शन करते हैं, फिर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर प्रोडक्शन करते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं। ये एक साइकिल होता है। अभी हमें ये समझना है, जो हमने पैसा मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया वो कितने दिन में वो कैश बन के फिर से हमारे पास वापस आ जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम ऑपरेटिंग साइकिल के डायग्राम को देखते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर एक ऑपरेटिंग साइकिल का डायग्राम बनाया हुआ है। अब देखो, मेरे पास क्या था? मेरे पास कैश था। ठीक है, तो मेरा जो कैश था उसको मैंने क्या किया? रॉ मटेरियल में परचेज़ कर दिया। तो मैंने रॉ मटेरियल परचेज़ करके स्टोर में रख दिया। अब मेरा जो मेरे पास कैश था उसमें मैंने क्या ख़रीदा? मैंने उसमें रॉ मटेरियल ख़रीद लिया। अब रॉ मटेरियल को मैंने प्रोडक्शन हाउस में भेज दिया, जिसको हम WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल WIP में कन्वर्ट हो गया। अब प्रोडक्शन के बाद हमारा फिनिश गुड में आ गया। अब हम फिनिश गुड को डायरेक्ट बेच के पैसा कलेक्ट कर लिए। जब हम कैश से रॉ मटेरियल परचेज किए, क्या हम रॉ मटेरियल स्टोर में जो रखे, क्या वो एकदम से प्रोडक्शन हाउस को चला गया? नहीं, वहाँ पे कुछ दिन पड़ा रहा। सोचो, मेरा रॉ मटेरियल यहाँ पे 5 डेज़ पड़ा रहा। तो उसके बाद जब रॉ मटेरियल मैंने प्रोडक्शन हाउस को भेजा, क्या वो एकदम से प्रोडक्शन हो गया? नहीं, प्रोडक्शन होने के लिए कुछ टाइम लगता है। सोचो, वहाँ पे और 10 दिन लग गया प्रोडक्शन होने में। जब प्रोडक्शन से जब फिनिश गुड में कन्वर्ट हुआ, क्या वो फिनिश गुड मार्केट में एकदम से बिक गया? नहीं, वहाँ पे बिकने के लिए मान लो वहाँ पे और 15 मिनट वहाँ पे लगा, 15 डेज़ वहाँ पे लगा। तो वहाँ यहाँ पर 5 दिन, यहाँ पे 10 दिन, यहाँ पे 15 दिन। तो मेरे पास जो कैश मेरा कन्वर्ट होकर कितने दिन में आया? 30 डेज़ में आया। मतलब मेरा जो कैश यहाँ से गया था, फिर वापस ऐसे घूम के मेरे पास फिर वापस यहाँ पर आ गया। 30 दिन के अंदर मेरा पैसा मेरे पास वापस आ गया। तो इसी को हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक रफ में समझाता हूँ कैसे हम इसको समझते हैं। सोचो, हमारे पास ये जैसे हमारे एक डायग्राम बन गए, जो मैंने पहले आपको एक डायग्राम बना के दिखा था। तो सोचो, मैंने वैसे ही एक यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। ये मेरा हो गया कैश। तो मैंने कैश में क्या ख़रीदा? मैंने कैश में ख़रीदा पहले रॉ मटेरियल। ये मेरा रॉ मटेरियल आ गया।
तो मैंने जब रॉ मटेरियल से मैंने फिर क्या प्रोडक्शन हाउस में चला गया, WIP, फिर WIP को कहाँ पे लाया, फिनिश गुड, फिर फिनिश गुड कन्वर्ट होके कैश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो जब मैंने रॉ मटेरियल परचेज़ किया स्टोर में, मैं ना मेरा जो रॉ मटेरियल स्टोर में है वो मान लो यहाँ पे मेरा 10 दिन या 10 डेज़ यहाँ पे पड़ा रहा। तो 10 दिन के बाद फिर मैंने WIP में भेज दिया, प्रोडक्शन में भेज दिया। प्रोडक्शन में मेरा ये प्रोडक्शन होने के लिए हमारा जो टाइम यहाँ पे लिया वो मान लो यहाँ पे और 10 दिन मेरे को लग गया, 10 डेज़ और लग गया। उसके बाद जो फिनिश गुड आया, फिनिश गुड कन्वर्ट होने में और फिनिश गुड मार्केट में बेचने के लिए उसको और 10 दिन लग गया। तो अगर मेरे को कोई ऑपरेटिंग साइकिल पूछेगा, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल कितना बन गया यहाँ पे, मेरा जो ऑपरेटिंग साइकिल है कितना हो गया, 10 + 10 + 10, तो मेरा हो गया 30 डेज़। तो मेरा जो ऑपरेटिंग साइकिल है यहाँ पर 30 डेज़ हो गया। ठीक है, सोचो यहाँ पे मैंने फिनिश गुड को डायरेक्टली मार्केट में बेच दिया, कैश में बेच दिया। अगर मैं क्रेडिट में बेचता तो, अगर मेरा क्रेडिट सेल होता तो फिनिश गुड कहाँ पे चला जाता, फिनिश गुड चला जाता डेप्टर के पास, कस्टमर, मेरा जो कस्टमर है उसके पास चला गया। अभी वो जो मेरे को पैसा देगा तो मेरा चेन थोड़ा लंबा खींच गया, मतलब जो पैसा मुझे 10 डेज़ में मिलने वाला था अभी वो 10 डेज़ में नहीं मिलेगा, क्योंकि डेप्टर और थोड़ा टाइम लेगा। डेप्टर मान लो और 10 डेज़ डेप्टर ले लेता है। अगर 10 डेज़ डेप्टर ले लेगा, जो पैसा मेरे पास कैश 30 दिन के अंदर आ जा रहा था अभी वो 30 दिन में नहीं आएगा, उसको वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो मेरा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो अभी कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 + 10, तो मेरा अभी हो जाएगा 40 डेज़। तो यहाँ पर मेरा जो ऑपरेटिंग साइकिल है थोड़ा लंबा खींच गया, नहीं ना, तो ये मेरा हो गया 40 डेज़। वैसे ही जब हम कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, रॉ मटेरियल जब परचेज़ कर रहे हैं तो वो भी हम क्रेडिट में परचेज़ कर सकते हैं। अगर हम कैश से ना खरीद के अगर हम रॉ मटेरियल क्रेडिट से परचेज़ करें, जैसे मान लो यहाँ पर मेरा आ गया क्रेडिटर, तो हम रॉ मटेरियल क्रेडिटर से परचेज़ किए और बाद में क्रेडिटर को लौटाएंगे। तो क्रेडिटर से जब हम पैसा लौटाएंगे तो क्रेडिटर को हम डिले करके पेमेंट करते हैं, थोड़े दिन बाद पेमेंट करते हैं। सोचो क्रेडिटर ने कहा कि मेरे को आप 15 डेज़ के बाद पैसा लौटाना, तो ये हमारे लिए अच्छा हुआ। तो क्योंकि ये दौरान में हमको पैसा नहीं देना है, हमारे पास पैसा रह जाएगा, तो इसको ऑपरेटिंग साइकिल से हम माइनस कर देंगे। तो अभी हमारे पास कितने दिन हो गया था, 40 डेज़, तो 40 डेज़ से इसको अगर हम 15 डेज़ माइनस कर देंगे, जो माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बन गया है, ये 25 डेज़। तो हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल बन गया वो हो गया 25 डेज़। तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, अगर हम सिंपल वर्ड में ऑपरेटिंग साइकिल को बोलें तो ऑपरेटिंग साइकिल वो साइकिल है जहाँ पर हम पैसा रॉ मटेरियल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वापस वही पैसा फिनिश गुड को बेचने पर कलेक्शन करते हैं, तो उसको हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। ये एक टाइम लैग है, एक पीरियड के अंदर हमारा पैसा हमारे पास रिटर्न आ जाता है। ऑपरेटिंग साइकिल दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल और एक होता है नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल में क्या होता है, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल में हम लोग रॉ मटेरियल का टाइम पीरियड, वर्किंग प्रोग्रेस का टाइम पीरियड और फिनिश गुड का टाइम पीरियड प्लस जो डेप्टर का टाइम पीरियड, इन सबको मिला देते हैं, जितना होता है उसको हम ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। अगर उसमें से हम टाइम पीरियड जो होल्डिंग पीरियड होता है, हम यहाँ पे टाइम पीरियड को होल्डिंग पीरियड कहते हैं। होल्डिंग पीरियड जो है क्रेडिटर का, क्योंकि सब लोग अपने अपने पास वो पीरियड में कैश को होल्ड करके रखते हैं, तो इसको होल्डिंग पीरियड कह सकते हैं। तो क्रेडिटर का जो होल्डिंग पीरियड है अगर उसको माइनस कर देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर? इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल प्रिपेयर किया है, आप लोगों ये एग्जाम्पल नोट कर लें, इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो ये एग्जाम्पल बहुत इजी है, इसमें होल्डिंग पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल, होल्डिंग पीरियड ऑफ WIP, होल्डिंग पीरियड ऑफ फिनिश्ड गुड्स, होल्डिंग पीरियड ऑफ ट्रेड डेप्टर, होल्डिंग पीरियड ऑफ ट्रेड क्रेडिटर, सब कुछ दिया हुआ है।
हम 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 15 और ये 15, इसको मिला देंगे तो ये हमारा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल निकल जाएगा। उसमें से हमें 10 डेज़ को माइनस कर देंगे तो हमारा ये नेट ऑपरेटिंग साइकिल मिल जाएगा। तो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सर हमें ये जो होल्डिंग पीरियड क्या क्वेश्चन में दिए रहेंगे, क्या हमें ये कैलकुलेशन करना है या ये क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो हमें ये निकालना है। क्वेश्चन में से ये होल्डिंग पीरियड हमको निकालना है। हम जो अभी एक सेकंड एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो होल्डिंग पीरियड का पहले तो इसका मतलब है हम लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना है कि होल्डिंग पीरियड क्या होता है। देखो, होल्डिंग पीरियड वो पीरियड होता है जितने देर में हमारा पास मतलब हमने जब कैश को रॉ मटेरियल में ख़रीद लिया, रॉ मटेरियल स्टोर में पड़ा रहा, कितना दिन पड़ा रहा, उसको हम बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। अब देखो, होल्डिंग पीरियड कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फार्मूलेज हैं, या हम फार्मूले पुट करके होल्डिंग पीरियड कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि होल्डिंग पीरियड क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। सोचो, हमने पूरे साल में हमने जो रॉ मटेरियल परचेज़ किया, वो मान लीजिए हमारा पूरे साल हमने 36,500 रॉ मटेरियल परचेज़ किए, ठीक है ना। पूरे साल में हम मान लो पूरे साल में हमारा जो रॉ मटेरियल का खर्चा होता है वो होता है 36,500। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल कंजम्पशन। उसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल कंजप्शन। तो रॉ मटेरियल कंजप्शन मेरा कितना हो गया? रॉ मटेरियल कंजप्शन हो गया 36,500। अगर मैं आपको पूछूं रॉ मटेरियल कंजप्शन पर डे कितना होएगा? रॉ मटेरियल कंजप्शन कितना होएगा? 36,500 डिवाइडेड बाय 365। साल का कितना दिन होता है? 365। तो 365 से अगर डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 100। तो इसका मतलब हो गया हम हर रोज़ 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें ये पता चले कि हमारा स्टोरेज में कितना रॉ मटेरियल है, हमारा स्टोर में कितना रॉ मटेरियल हम परचेज करके रखे हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा हमारा स्टोर में पीरियड कितना दिन होल्ड करके रखा रॉ मटेरियल। मान लो हमारा जो एवरेज स्टॉक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो, स्टोर में क्या होता है, स्टोर में रॉ मटेरियल लाते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर हम स्टोर में लाते हैं। स्टोर की एक एवरेज कैपेसिटी होती है कि हमारा स्टोर में कभी ज़्यादा रॉ मटेरियल है, कभी स्टोर में कम रॉ मटेरियल लेता है। तो इसलिए हमें क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो उसमें क्या है कि उसका कॉस्ट प्राइस हमें दिया रहेगा जो हमारे स्टोर में कितना रॉ मटेरियल है। सोचो हमारे स्टोर में रॉ मटेरियल है 10,000 की रॉ मटेरियल हमारे स्टोर का कैपेसिटी है। हम स्टोर में 10,000 के रॉ मटेरियल रख सकते हैं। तो अगर हम 10,000 रॉ मटेरियल स्टोर हाउस में रखें, पर डे हमने 100 रुपये का रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये कितना दिन लैग करेगा? 100 रहेगा, तो ये हो गया 100 डेज। इसका मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल का जो होल्डिंग पीरियड है वो है 100 डेज। समझ में आया? तो ये एक फार्मूला बन गया। क्या हमारा फार्मूला बन गया? अगर हम इसको फार्मूला में कन्वर्ट कर दें तो होल्डिंग पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकलेगा? होल्डिंग पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकलेगा? पहला हमारा क्या था? रॉ मटेरियल कंजप्शन। हम इसको बोल सकते हैं रॉ मटेरियल कंजप्शन डिवाइडेड बाय 365। पहले हम 365 से डिवाइड कर दिए, ये हमारा पहला काम हो गया। तो इससे हमारा क्या निकल गया? इससे हमारा होल्डिंग पीरियड नहीं, इससे हमारा निकल गया रॉ मटेरियल कंजप्शन पर डे निकल गया, नहीं ना। ये हमारा रॉ मटेरियल कंजप्शन पर डे निकल गया। एक बार हम रॉ मटेरियल पर डे निकाल दिए, उसके बाद हमने क्या किए? हमने उसके बाद एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से डिवाइड कर दिया। तो हमारा फार्मूला बन गया होल्डिंग पीरियड का। फार्मूला क्या बन गया? यहाँ पे अगर हम होल्डिंग पीरियड फार्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? होल्डिंग पीरियड लिखेंगे। होल्डिंग पीरियड कैसे निकाल दिया हमने? ये हमने 10,000 क्या लिया था? एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया हमारा? रॉ मटेरियल कंजप्शन पर डे। रॉ मटेरियल
कंजप्शन पर डे। ये हो गया ना। देखो हम इसको अच्छे तरह से एक जगह पर फॉर्मूलाज नोट कर लेते हैं, तो इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम में चलेंगे। यहाँ पर मैंने सारे फार्मूलेज को एक जगह पर सेट कर दिया, जैसे होल्डिंग पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल, होल्डिंग पीरियड ऑफ WIP, होल्डिंग पीरियड ऑफ फिनिश गुड्स, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये डेप्टर का है, ये क्रेडिटर का है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का है। ठीक है, यहाँ पर हम हमेशा होल्डिंग पीरियड जो कैलकुलेशन करेंगे वो डेज में कैलकुलेट होएगा। तो इसको और अच्छे तरह से समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल रेडी किया हुआ है। तो इस एग्जाम्पल को अच्छे तरह से देखेंगे और अच्छे तरह से समझेंगे कि होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो आप लोग वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन अच्छे से कर पाओगे। ये हमारी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप अच्छे से नोट कर लें। क्या दिया है एग्जाम्पल में? रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, एवरेज रॉ मटेरियल कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, एवरेज WIP कॉस्ट, एवरेज फिनिश्ड गुड कॉस्ट, क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर, एवरेज ट्रेड डेप्टर, एवरेज ट्रेड क्रेडिटर, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। सारे हमको इन्फॉर्मेशन मिल गए। नीचे में क्या लिखा है? कैलकुलेट ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, नेट ऑपरेटिंग साइकिल एंड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो पूरे क्वेश्चन में हमें ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करनी है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करनी है, और साथ में हम लोगों को क्या करना है? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब पूरे जो साइकिल है, एक साइकिल हो गया तो पूरे साल में कितने ऐसे साइकिल्स बन पाएंगे, तो वो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। तो पूरी क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लें ताकि हम लोग इसका सॉल्यूशन करने स्टार्ट करें। सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी कर लिया है, बस इसको अच्छे तरह से समझ लेना है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ये जो हमारा पहला चीज़ है होल्डिंग पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल का, मैंने पहले ऊपर निकाला है। देखो होल्डिंग पीरियड मैंने आज पर फार्मूला मैंने यहाँ पे डाल दिया, एवरेज रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना एवरेज रॉ मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है? 5000। रॉ मटेरियल कंजप्शन कॉस्ट पर डे, वो हमको निकालना है। तो रॉ मटेरियल कंजप्शन पर डे, रॉ मटेरियल पूरे साल में हम कितना कंज्यूम करते हैं? 73,000। तो 73,000 से मैंने 365 को डिवाइड कर दिया, तो मेरा पर डे की कंजप्शन कितना निकल गया? 200, जो कि मैंने यहाँ फार्मूला पे यहाँ पे डाल दिया। तो डालने के बाद मेरा जो होल्डिंग पीरियड है रॉ मटेरियल का, वो निकल गया 25 डेज़। हमने अगर उसको, हमारा जो फार्मूला, अगर हम पहले वाला फार्मूला नहीं पुट करते हैं तो हम दूसरे फार्मूला पुट कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट फार्मूला उसको बोलते हैं। उसमें हम क्या करेंगे? उस फार्मूला में हम डायरेक्ट लिख लेंगे एवरेज रॉ मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर इंटू 365। हम लोग ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे घुमा के लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम सीधा एवरेज रॉ मटेरियल कॉस्ट 5000 डाल दिए, उसके बाद जो रॉ मटेरियल कंज्यूम पूरे साल का है 73,000 वो डाल दिया इंटू 365, तो यहाँ पर 25 डेज़ निकल गया। हम कोई भी दो फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, या ये 25 डेज़, इसमें भी 25 डेज़, तो आंसर एक ही आएगा। तो आप लोग दोनों फार्मूले से कोई एक फार्मूला आप अच्छे तरह से याद कर लें। जो सेकंड होता है होल्डिंग पीरियड ऑफ WIP कॉस्ट। WIP कॉस्ट कैसे निकालें? एवरेज WIP कॉस्ट, वो हमें क्वेश्चन में दिया है। एवरेज WIP कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 6000। ठीक है, हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस पर डे। हम पूरे साल में जो कॉस्ट हम खर्चा करते हैं, जो हमारा फिनिश गुड का कॉस्ट है, जो हमारा प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, वो पूरे साल का है, तो हमें पर डे का प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए। क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन में दो कॉस्ट दिया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरह से देख लें। देखो क्वेश्चन में एक फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है 1,09,500, और एक दिया है ऑफिस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,46,000, 1,46,000 दिया हुआ है। अब देख लो इस दोनों में से हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो सकता है? हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है। अगर वो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, उससे अगर हम 365 को डिवाइड कर दें तो पर डे का प्रोडक्शन कॉस्ट निकल जाएगा।
जो हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने से हमारा आंसर आ गया 20 डेज़। ये हमारा आंसर 20 डेज़ आ गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर उसी को हम दूसरे फार्मूले में यूज़ करेंगे तो सीधा एवरेज WIP कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कॉस्ट, जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हम ले लिए इंटू 365 कर देने से यहाँ से भी आंसर सेम आ जाएगा। तो हमारे पास दो फार्मूलेज हैं। हम हमेशा दो फार्मूला करके इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे करा हुआ है ताकि आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से समझ सको, ठीक है। इसके बाद मैंने कैलकुलेट किया है होल्डिंग पीरियड ऑफ फिनिश्ड गुड। होल्डिंग पीरियड ऑफ फिनिश्ड गुड में हमें क्या चाहिए, एवरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड, जो हमारा फिनिश्ड गुड का कॉस्ट है जिसको हम बोलते हैं ऑफिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कितना हमारा निकल गया, ये है एवरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड दिया है, सॉरी एवरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड दिया है 8000। और हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, मतलब पूरी गुड्स का जो ऑफिस कॉस्ट है वो पर डे का चाहिए हमें। ऑफिस कॉस्ट हमारा कितना दिया हुआ है, 1,46,000, मतलब 1,46,000 दिया हुआ है। उसको हम क्या करेंगे, 365 में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देने से मेरा पर डे का निकल जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, एवरेज फिनिश गुड कॉस्ट में डिवाइड कर देंगे। उससे हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो 20 डेज़ निकल जाएगा। या हम दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करके भी 20 डेज़ निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हमको क्या करना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड चाहिए। एवरेज कलेक्शन मतलब जो डेप्टर को, जो कस्टमर को हमने क्रेडिट पे माल बेचा है, कितने दिन में उनसे हम कितने दिन में पैसा ले आए, उनके पास मेरा जो गुड्स है कितना दिन होल्ड करके रखा। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड डेप्टर। देखो क्वेश्चन में हमारे पास एवरेज ट्रेड डेप्टर दिया है 26,500। हमें क्या निकालना है, क्रेडिट सेल पर डे। हम जो क्रेडिट सेल, पूरे साल का क्रेडिट सेल कितना है वो हमें ज़रूरी है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है पूरे साल का क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर 1,82,500। उसको अगर हम 365 में डिवाइड कर देंगे तो हमें क्रेडिट सेल पर डे निकल जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमें ये निकल गया 53 डेज़। और दूसरे वाले फार्मूला में हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला करके भी हम वो 53 डेज़ यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी देखो 53 डेज़, आंसर एक ही आएगा। तो आप कोई भी फार्मूला पुट करके 53 डेज़ निकाल लें। ये रहा हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड, मतलब हम जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको हमको पेमेंट करना है, कितने दिन में हम उनको पेमेंट करेंगे। हमारा एवरेज क्रेडिट पेमेंट पीरियड क्या है। अब उसके लिए हमको क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड क्रेडिटर। क्वेश्चन में एवरेज ट्रेड क्रेडिटर कितना दिया हुआ है, 3,000। तो हमें अब क्या निकालना है, क्रेडिट परचेज पर डे। पूरे साल का क्रेडिट परचेज कितना है। क्वेश्चन में देखो क्रेडिट में कुछ परचेज का क्वेश्चन में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो जो रॉ मटेरियल हम पूरे साल में कंज्यूम करते हैं, हम क्या परचेज करेंगे क्रेडिटर से, हम क्रेडिटर से परचेज करेंगे रॉ मटेरियल। तो पूरे साल में रॉ मटेरियल हमारा कंज्यूम कितना होता है, 73,000। तो यहाँ पर हम ये अज्यूम कर लें कि जो हमने परचेज़ किया है वो 73,000 का रॉ मटेरियल परचेज़ किया है। तो यहाँ पे मेरा पूरे साल का परचेज़ जो हो गया वो 73,000 हो गया। अगर हम उसको 365 में डिवाइड कर लें तो वो हमारा पर डे का परचेज़ निकल जाएगा। तो उसको हम यहाँ से डिवाइड कर लेंगे तो इससे हमारा 200 का क्रेडिट परचेज़ पर डे का निकल गया, जो हम यहाँ पे डिवाइड कर लिए। तो हमारा ये 15 डेज़ का आंसर आ गया। या हम इसको डायरेक्ट फार्मूला में भी करके 15 दिन का आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा रह गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कुछ खर्चे होते हैं जैसे सैलरी देना वर्कर को, या और कुछ दूसरे खर्चे जो हम पेमेंट करते हैं, थोड़े लैग में पेमेंट करते हैं, मतलब थोड़े दिन बाद पेमेंट करते हैं, एकदम साथ में नहीं पेमेंट करते। तो कितने दिन के लैग में पेमेंट करते हैं, जो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एवरेज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है, हमें बस निकालना है एक्सपेंसेस पर डे। देखो पूरे साल का एक्सपेंसेस 36,500 दिया हुआ है, उससे मैंने 365 को डिवाइड कर दिया तो मेरा पूरे साल का जो खर्चा है वो एक दिन का खर्चे में कन्वर्ट हो गया। तो उसको फिर हम यहाँ पे डिवाइड करके मेरा जो होल्डिंग पीरियड है मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। तो ये डायरेक्ट फार्मूला से भी वही होल्डिंग पीरियड यहाँ पे भी कैलकुलेट हुआ है। तो ऐसा करके मैंने सारे चीज़ का मैंने होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कर दिया। एक बार हम होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल और नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल भी कैलकुलेट कर लिया है।
ये रहा रॉ मटेरियल का, ये WIP का, ये फिनिश गुड्स का, ये डेप्टर का। तो सबको मैंने मिला दिया। 118 डेज़ हो गए मेरे ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। उसमें से मेरे 2 चीज़ बच गया, जो क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। 15 दिन क्रेडिटर के लिए और 30 डेज़ मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो होता है, हम डिले में पेमेंट करते हैं, इसलिए इन दोनों को 118 से मैंने माइनस कर दिया। जो बचा ये मेरा आंसर रह गया। मतलब मेरा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो हो गया 73,000। तो मेरा क्या, मैंने अगर एक साइकिल 73,000 लेता है तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, पूरे साल में ऑपरेटिंग साइकिल कितने बन पाएंगे। तो मेरा अगर एक साइकिल 73 डेज़ लेता है तो पूरे साल का 365 होता है। तो 365 डिवाइडेड बाय 73 5 टाइम्स। तो मेरा नंबर ऑफ जो ऑपरेटिंग साइकिल हो गया वो 5 टाइम्स हो गया। आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को रिवाइज करके चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि आने वाले कल के क्लास में मैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन वहाँ पे करूँगा। वहाँ पे होल्डिंग पीरियड दिया रहेगा क्वेश्चन में, या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऑपरेटिंग साइकिल को अच्छे तरह से समझ लें। बार बार क्वेश्चन को देखें, बार बार टॉपिक को पढ़ें और उसको अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, बाय।